एक बार की बात है, एक गांव नरेला में एक बस बारात को लेकर जा रही होती है। बस के अंदर दूल्हा दुल्हन और बाराती बैठे होते हैं। अंदर खूब खुशी का माहौल होता है। दूल्हे का दोस्त संपत दूल्हे से कहता है, क्या बात है राहुल भैया, आज तो आपका चेहरा ऐसा चमक रहा है जैसे कोई 1000 वाट का बल्ब जल रहा है। लगता है इतनी सुंदर बीवी पाकर फूले नहीं समा रहे हो। सही कह रहे हो संपत भैया, ये तो बस अपनी अपनी किस्मत की बात है। किसी को सुंदर बीवी मिलती है और किसी को आपके जैसे बद्दे पति। राहुल की बात सुनकर बाराती हंसने लगते हैं। तभी बस का ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है। अरे ड्राइवर मारेगा क्या, ढंग से बस नहीं चलाई जाती क्या? लेकिन इससे पहले ड्राइवर कुछ बोलता, एक आदमी बस का दरवाजा खोलकर बस के अंदर घुस जाता है। उसने शरीर पर एक कंबल पहना होता है। वो एक फरसा निकालता है और ड्राइवर का सर काट डालता है। ये देखकर बस के अंदर बाराती चिल्लाने लगते हैं, कौन हो तुम? हाँ, इसे क्यों मारा? संपत की बात सुनकर वो आदमी अपना कंबल फेंक देता है। वो एक तांत्रिक होता है। तांत्रिक हंसते हंसते बोलता है, मैं कौन हूँ इसकी ज्यादा चिंता मत कर, बल्कि अपनी जान बचानी हो तो ये दुल्हन मुझे दे दो और यहाँ से भाग जाओ। अपनी दुल्हन का नाम सुनते ही राहुल गुस्से में भड़क जाता है और बोलता है, ए तांत्रिक, ज्यादा मत बोल। अगर तूने फिर से मेरी पत्नी का नाम लिया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यहीं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राहुल की बात सुनकर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो राहुल की भी गर्दन काट देता है। लगता है तुम सब लोगों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती। अगर तुम सब लोग मरना ही चाहते हो तो यही सही। ऐसा कहकर कुछ देर में ही तांत्रिक पूरी बस को शमशान बना देता है। वाह, मैं कितना शक्तिशाली बन गया हूँ, एक झटके में पूरी बस ही खत्म। लगता है मैं ही भगवान हूँ। बस एक बार मेरा अनुष्ठान हो जाए तो मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक बस में से बाहर आता है और एक चुड़ैल को आवाज लगाता है। तांत्रिक की आवाज सुनकर वहां एक चुड़ैल आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, क्या हुआ मेरे आका, मुझे क्यों बुलाया है? आप तो इतने शक्तिशाली हैं, ऐसी क्या मजबूरी है? चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक बोलता है, बस ज्यादा ज्ञान मत दे। मेरा एक शिकार बस से भाग गया है, उसे ढूंढने में मेरी मदद कर, वरना तुझे तो पता ही है मैं क्या कर सकता हूँ। तांत्रिक की बात सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है और तांत्रिक के साथ उस दुल्हन को ढूंढने लगती है। दुल्हन एक जामुन के बाग में छुप जाती है और बोलती है, हे भगवान, मुझे बचा लो। ये न जाने कौन सा तांत्रिक है जो मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे बचा लो भगवान। उधर चुड़ैल और तांत्रिक भी बाग के अंदर आ जाते हैं। बाग में पेड़ों के साथ दुल्हनों के कटे हुए सर लटक रहे होते हैं। ये देखकर चुड़ैल तांत्रिक से कहती है, अरे मालिक, आपने तो बहुत सारी दुल्हनों को मार डाला है, लगता है आप कुछ दिनों में ही अमर हो जाएंगे। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक हंसने लगता है और बोलता है, तो तुझे क्या लगा चुड़ैल, ये सब ऐसे ही हो जाएगा क्या? मुझे अभी और बहुत सी दुल्हनों की बलि देनी है, उसके बाद ही मुझे अमर होने का वरदान मिलेगा। चल अब बहुत बातें हो गई, चलकर उस दुल्हन को ढूंढ। ऐसा कहकर चुड़ैल और तांत्रिक दुल्हन को ढूंढने लगते हैं। तभी चुड़ैल को दुल्हन दिखती है और वो उसे पकड़ लेती है। तो दुल्हन, तू यहाँ छिपी है? तुझे पता है हम दोनों तुझे कब से ढूंढ रहे हैं, चल अब मेरे तांत्रिक के पास। ऐसा कहकर चुड़ैल दुल्हन को लेकर तांत्रिक के पास जाती है। दुल्हन को देखकर तांत्रिक खुश हो जाता है। शाबाश मेरी चुड़ैल, मुझे पता था तू ये काम चुटकियों में कर देगी। मुझे इस दुल्हन की कितनी जरूरत है वो सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ। ऐसा कहकर तांत्रिक फरसा लेकर दुल्हन की तरफ बढ़ता है। तांत्रिक के ऐसे रूप को देखकर दुल्हन घबरा जाती है और बोलती है, मुझे जाने दो तांत्रिक, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरे पति और सब बारातियों को भी मार डाला, मुझे जाने दो। दुल्हन की बात सुनकर तांत्रिक, मन तो मेरा भी नहीं करता किसी दुल्हन को मारने का, लेकिन क्या करूं? अगर तुम सब नहीं मारोगी तो मैं अमर कैसे होऊंगा? इसीलिए तुझे तो मरना ही होगा मेरी प्यारी दुल्हन। ऐसा कहकर तांत्रिक दुल्हन को मार डालता है। अगली सुबह गांव वालों को बस दिखती है। ये देखकर गांव वाले सहम जाते हैं। सरपंच बोलता है, लगता है ये सब उसी
खूनी तांत्रिक ने किया है। भगवान हमें इस तांत्रिक से मुक्ति दिला दो। कब तक हम लोगों की लाशें देखते रहेंगे? आप चिंता मत करो सरपंच जी, इस तांत्रिक के पाप का घड़ा भी भरेगा और फूटेगा भी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मुझे तो लगता है हमें भगवान से मदद मांगने के बजाय अपनी मदद खुद करनी चाहिए और इस तांत्रिक के बच्चे को ढूंढकर खत्म कर देना चाहिए। कह तो तुम सही रहे हो बेटा, लेकिन कैसे कोई योजना है तुम्हारे पास उस खूनी तांत्रिक से निपटने के लिए? सरपंच जी, अभी तो हमारे पास कोई योजना नहीं है, लेकिन जल्द ही हम किसी योजना के साथ आएंगे और आपसे मिलेंगे। फिर आपको भी उस योजना में हमारा सहयोग करना होगा। फिर सारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद ललन और रौनक एक साथ बैठे होते हैं। तभी पड़ोस के गांव में एक डोली आ रही होती है। डोली की आवाज सुनकर ललन रौनक से बोलता है, लगता है आज फिर वही काली रात होने वाली है। वो तांत्रिक फिर से आएगा और फिर किसी दुल्हन की जान जाएगी। बात तो सही है, लेकिन हमें वहां चलकर देखना चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए इस तांत्रिक के चंगुल से निकलने का। फिर रौनक और ललन डोली के रास्ते में चुपकर बैठ जाते हैं। जैसे ही बस डोली लेकर जंगल के पास पहुंचती है, वहां वही खूनी तांत्रिक आ जाता है और अपनी दासी चुड़ैल के साथ मिलकर पूरी बस को मार डालता है। रौनक और ललन ये सब अपनी आंखों से देख लेते हैं। अरे बाप रे ललन, ये तांत्रिक तो अकेला नहीं है, बल्कि इसके साथ तो चुड़ैल भी है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली है। हम इसको कैसे रोक पाएंगे? रौनक भाई, ये तांत्रिक और चुड़ैल कितने भी शक्तिशाली हो, लेकिन हमें इन्हें रोकना तो होगा ही, नहीं तो ये पूरे गांव को शमशान बना देंगे। फिर रौनक और ललन एक दूसरे तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर तांत्रिक ध्यान लगाकर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद आंखें खोलता है और उन दोनों से कहता है, रौनक और ललन, ये तांत्रिक सर फिरा है और दुल्हनों की बलि देना चाहता है ताकि अमर हो सके। इसने अपने जादू से एक चुड़ैल को भी अपने वश में कर लिया है। बाबा, लेकिन सवाल तो अभी भी वही है, हम इसे कैसे मारेंगे? क्योंकि इस तरह तो हमारा गांव बदनाम हो जाएगा और धीरे धीरे इस गांव के मर्दों की तो शादी ही नहीं होगी। ये लो बेटे भभूत, इस भभूत को उन दोनों के ऊपर डाल देना और हनुमान चालीसा का पाठ करना। हनुमान जी तुम दोनों की मदद करेंगे। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा वहां से चले जाते हैं। भभूत लेकर ललन और रौनक गांव में वापस आ जाते हैं और सरपंच के पास जाकर उन्हें अपनी योजना बताते हैं। योजना सुनकर सरपंच हंसने लगते हैं और बोलते हैं, तुम तो तांत्रिक को मारते मारते बिल्कुल फिल्मी नौटंकी करने लगे, लेकिन कुछ भी मजा तो आएगा। फिर योजना के अनुसार ललन एक दुल्हन का मेकअप कर लेता है और रौनक एक दूल्हे का, और गांव वाले बाराती बनकर एक बस लेकर उसी जंगल वाले रास्ते से जाने लगते हैं। मन ही मन सब गांव वाले बहुत घबराए हुए होते हैं। उसी समय बस ड्राइवर जोर से बस का ब्रेक मारता है। बस रुक जाती है। तांत्रिक उसी समय बस में घुसता है और बोलता है, कहाँ जा रही है ये बस बारात लेकर? जिसे जाना है वो चला जाए, बस इस दुल्हन को यहाँ छोड़ जाए। तो तुम हो वही खूनी तांत्रिक जो बारातियों को मार रहा है, लेकिन आज हम गांव वाले तुझे नहीं छोड़ेंगे, समझा? दुष्टों, पहले तो मैं तुम सबको छोड़ देता, लेकिन तुम सबने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। अब इस बस से कोई भी बाराती जिंदा नहीं जाएगा, समझे? ऐसा कहकर तांत्रिक चुड़ैल को भी वहां बुला लेता है। चुड़ैल और तांत्रिक गांव वालों को बंदी बना लेते हैं। तांत्रिक हंसने लगता है और बोलता है, देखा दुष्टों, लापरवाही का नतीजा। मैं पहले तुम सबको जाने दे रहा था, लेकिन तुम सब अपने आप को ही बहुत वीर समझ रहे थे। अब तुम सब मरोगे, लेकिन उससे पहले मैं अपनी दुल्हन का चांद सा चेहरा तो देख लूं। ऐसा कहकर तांत्रिक दुल्हन के पास जाता है और उसका घूंघट उठाता है, लेकिन इससे पहले तांत्रिक कुछ कर पाता, ललन उसके ऊपर तांत्रिक की दी हुई भभूत डाल देता है और पूरी बस हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती है। जैसे जैसे हनुमान चालीसा का पाठ आगे बढ़ता है, तांत्रिक जलकर भस्म हो जाता है और उसी के साथ उसकी चुड़ैल भी। राजस्थान के सूखे रेगिस्तानी इलाके से दूर एक ऊंचे पहाड़ों की चोटियों के बीच बसा था आकाश पर्वत स्काई डाइविंग क्लब। मोहित ने अपने साथ बैठे दोस्त को बताते हुए कहा, देखो, ये जगह अपने नज़ारे, ठंडी हवा और रोमांच के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ राकेश मल्लिक 60 साल के आसपास एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर इस क्लब का मालिक और प्रशिक्षक है। उसकी तेज तर्रार आंखें, अनुभव की झुर्रियां और गंभीर चेहरा उसे एक कठोर पर भरोसेमंद इंसान बनाते हैं।
राकेश ने अपने जीवन में कई स्काई डाइवर्स को प्रशिक्षित किया है, लेकिन वो कभी भी रात में उड़ान भरने की इजाजत नहीं देता है। अच्छा, ऐसा क्यों? उसके लिए रात का अंधेरा और ऊंचाई खतरनाक मानी जाती है। वो दोनों चले जाते हैं, लेकिन उस शाम क्लब के मुख्य हॉल में एक अजीब सी हलचल थी। दरवाजा खुला और एक महिला आई। उसकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था। मैं माया हूँ, मैं रात को कूदना चाहती हूँ। राकेश ने चौंक कर पूछा। रात को? मैडम, यह बहुत खतरनाक होता है, हम रात में उड़ान नहीं भरते। माया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरे लिए एक बार कोशिश करिए, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। राकेश को उसकी दृढ़ता और आंखों में छुपे उस अनजाने डर ने परेशान कर दिया, पर उसने आखिरकार हाँ कर दी। रात के लगभग 1 बजे जब पूरा आसमान तारों से भरा था, माया और राकेश साथ ही प्लेन में बैठे। 15,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते राकेश के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। दरवाजा खुला और माया बिना किसी डर के बाहर कूद पड़ी। क्या बात है, ऐसी छलांग इतनी निपुण और आत्मविश्वासी। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतर रही थी, अचानक माया का पैराशूट खुला नहीं। राकेश ने घबरा कर देखा कि माया तेजी से जमीन की ओर गिर रही थी, पर माया अचानक हवा में गायब हो गई। है? कहाँ गई वो? 2 मिनट बाद माया वापस प्लेन के ऊपर प्रकट हुई, बिना किसी पैराशूट के, और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। मैं मरने वाली नहीं हूं, मैं वो हूं जो मरती नहीं। राकेश के होश उड़ गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था। उस रात से क्लब में अजीब घटनाएं होने लगी। हवा में फुसफुसाहटें, खाली जगहों पर चलती छायाएं और अचानक गायब होने वाले सदस्य। लोग कहाँ गायब हो रहे हैं? ये क्या हो रहा है? राकेश ने क्लब के पुराने रिकॉर्ड्स खोले तो उसे पता चला कि 20 साल पहले भी यहाँ माया ब्लैक नाम की एक महिला स्काई डाइविंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, पर उसका शव कभी नहीं मिला। क्या वर्तमान माया वही प्रेतात्मा थी जो अपनी मौत से बचकर वापस आई थी? तभी वहां माया प्रकट हुई और राकेश को मार दिया। मेरा सच कोई नहीं जान सकता। उसके बाद चुड़ैल ने उसकी जगह ले ली। फिर क्लब के सदस्य एक एक कर गायब होने लगे और माया का भय धीरे धीरे सब पर छा गया। कुछ दिन बाद आकाश पर्वत स्काई डाइविंग क्लब में नई बैच के 5 युवा सदस्य आए। रीना, गौरव, फहाद, निकी और जय। सबके चेहरे पर उत्साह था, लेकिन किसी के अंदर कहीं न कहीं एक बेचैनी भी थी। मेरी पहली बार स्काई डाइविंग है। उसने महसूस किया कि माया की मौजूदगी हर वक्त उसके आसपास थी। मेरे बालों में ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य हाथ छू रहा हो। फिर उन्हें माया दिखने लगी। पहली रात गौरव ने साहस जुटाकर कूदने का फैसला किया। उसने माया से कहा, तुम्हें लगता है कि रात में कूदना सही है? डर से बाहर आओ, तब समझोगे असली उड़ान क्या होती है। गौरव ने जहाज के दरवाजे से छलांग लगाई, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी चीख गूंज उठी। उसका बैकअप पैराशूट भी फेल हो गया था। हवा में किसी ने धीमी आवाज में कहा, गिरो, मैं पकड़ लूंगी। गौरव जमीन की ओर गिरा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। क्लब में सन्नाटा छा गया। रीना का दिल दहल गया। वो माया के पास गई, पर माया कहीं दिखी ही नहीं। इसके बाद निकी और जय भी कूदने लगे, पर वो दोनों भी रात के अंधेरे में गायब हो गए। फहाद और रीना बचे थे। वे दोनों डर के मारे एक दूसरे का सहारा बन गए। ये माया कोई सामान्य इंसान नहीं, ये कोई प्रेतात्मा हो सकती है। रीना डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। दोनों ने तय किया, हमें माया के रहस्यों को सुलझाना जरूरी है, नहीं तो हम भी गायब हो जाएंगे। फहाद और रीना ने मिलकर उस दिन पुराने क्लब के रिकॉर्डर और दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। देखो, माया ब्लैक नाम की महिला 1998 में इसी क्लब में स्काई डाइविंग करने आई थी। वो एक विदेशी थी जो स्काई डाइविंग की दुनिया में बहुत नामी और निपुण मानी जाती थी। लेकिन उसकी अंतिम उड़ान में कुछ अजीब हुआ था। जब वो 15,000 फीट की ऊंचाई से कूदी तो उसके पैराशूट ने काम करना बंद कर दिया। वो नीचे गिर गई, पर उसका कोई शव कभी नहीं। इसके बाद कई लोगों ने कहा कि माया की आत्मा क्लब में भटकती है, जो खुद को पूरा करने के लिए वापस आई है। रीना ने डर के बावजूद कहा, हमें इस प्रेतात्मा का सामना करना होगा, हमें पता लगाना होगा कि वो चाहती क्या है। फहाद ने एक योजना बनाई। सुनो, हम माया की अगली उड़ान पर नजर रखेंगे और उसके पीछे छुपे रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। रात हुई और माया फिर से क्लब में प्रकट हुई। उसकी आंखों में एक लालिमा और चेहरे पर अजीब चमक थी। दोनों ने छुपकर उसको देखा। रीना,
ये तो अकेले ही प्लेन की तरफ बढ़ रही है। जैसे ही माया ने कूदने की तैयारी शुरू की, अचानक हवा में एक ठंडी आवाज गूंजी। तुम्हें डरना नहीं चाहिए, पर सच में भागना भी बेकार है। फहाद बाहर निकला और हिम्मत करके माया से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? माया ने धीरे से कहा, मैं वो हूँ जिसे मौत छू नहीं पाई। मैं उस उड़ान की कगार पर फंसी आत्मा हूँ जो आजाद होना चाहती है। उसकी आवाज में दर्द था, पर साथ ही साथ एक खतरनाक आत्मविश्वास भी। रीना ने कहा, अगर तुम शांति चाहती हो तो हमें बताओ कि तुम्हारा असली मकसद क्या है। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ जुड़ी हुई आत्माएं अभी भी इस क्लब में फंसी हैं। वे मेरा इंतजार कर रही हैं कि मैं उन्हें आजाद करूं, पर मेरी आजादी के लिए तुम्हें भी मेरे साथ एक आखिरी उड़ान भरनी होगी। फहाद और रीना की सांसें तेज हो गई। वे जानते थे कि ये उड़ान उनके जीवन की सबसे खतरनाक उड़ान होगी। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो। रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। माउंट स्काई क्लब का माहौल एक अनजान भय से घिरा हुआ था। रीना और फहाद दोनों ने गहरी सांस लेकर खुद को हिम्मत दी। उन्होंने तय किया था कि इस रात माया के साथ कूदेंगे और उस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे जो वर्षों से इस क्लब पर छाया हुआ था। प्लेन की चक्कियां घूम रही थीं और माया अपने पुराने स्काई सूट में सजी थी। उसकी आंखों में लालिमा और चेहरे पर रहस्यमय चमक थी। जैसे ही प्लेन ने 15,000 फीट की ऊंचाई पकड़ी, दरवाजा खुला। तीनों ने छलांग लगाई। माया, रीना और फहाद। हवा में ठंडी लहर दौड़ी। माया की आवाज गूंज उठी, अब तुम्हें मेरे साथ उस आखिरी सच्चाई का सामना करना होगा जो इस जगह पर छुपी हुई है। जैसे ही वे नीचे उतर रहे थे, अचानक माया का असली रूप सामने आया। रीना ने चीख लगाई, माया, ये क्या है? तुम सच में चुड़ैल हो? माया ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, और मैं यहाँ अपने बंदी आत्माओं को आजाद करने आई हूँ। तुम लोग मेरी कैद से भाग नहीं सकते। फहाद ने जोर से कहा, हमें एक साथ रहना होगा, तभी बचेंगे। रीना ने सहमति जताई, लेकिन उनके दिल दहल रहे थे। तभी नीचे जमीन पर राकेश और बाकी क्लब के सदस्य बेकाबू होकर दौड़ते दिखे। रीना और फहाद हवा में घिरी काली छाया से लड़ते हुए नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे। तुम लोग मेरी गिरफ्त से नहीं बच सकते। ये स्काई डाइविंग क्लब मेरी मौत का साक्षी है और अब मेरा साम्राज्य है। तुम ही मेरी आखिरी पीड़ा का अंत करोगे। रीना ने फहाद को पकड़ते हुए जोर से कहा, हमें अपनी हिम्मत जुटानी होगी, हमें इस चुड़ैल को हराना होगा। रीना ने उस ताबीज को बाहर निकाला जो प्रीतम ने दिया था और जोर से पढ़ना शुरू किया। माया ने घमंड भरी हंसी के साथ कहा, इतने सालों से मैं फंसी हूं, पर कोई मुझे आजाद नहीं कर पाया। तुम सोचते हो कि ताबीज मुझे रोक पाएगा? लेकिन तभी अचानक ताबीज से निकलती हुई एक तेज रोशनी ने माया को घेर लिया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? माया की आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। आखिरकार माया की छाया हवा में बिखर गई और वो एक सामान्य महिला की तरह नीचे गिर पड़ी। रीना और फहाद ने तुरंत पैराशूट खोला और सुरक्षित जमीन पर उतरे। प्रीतम और बाकी सदस्य भी दौड़ते हुए उनके पास आए। तुम दोनों ने बहादुरी दिखाई, अब ये क्लब फिर से सुरक्षित है। पर रीना ने झिझकते हुए पूछा, क्या सच में माया ने सभी आत्माओं को आजाद कर दिया है? क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारी कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं अभिजीत, प्रीति, मालती, साक्षी, इमरान, अनीक, सुमित्रा, निशांत, ज्योति, अहना, रहमत, सानिया, अभिनव, विष्णु, आशीष। आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी हमारे फेयरी टून्स हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपका नाम कमेंट में लिखिए और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसमें भी अपना नाम लिख दीजिए। आपका नाम हमारे कार्टून वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा।